स्टूडेंट, जो पिछला क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े थे उसको कुछ समय दे करके रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग कुछ रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले देखे थे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इन जनरली दो टाइप के मिला था। दो टाइप के कौन कौन मिला था भाव? अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो याद आ रहा होगा सर, सॉलिड फ्रिक्शन मिला था। कौन सा फ्रिक्शन मिला था भाव? सॉलिड फ्रिक्शन। और एक मिला था फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या मिला था भाव? फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, अब बात कीजिए कि जो सॉलिड फ्रिक्शन था वो भी दो टाइप के पढ़ने को मिला था। एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक मिला था काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मिला था भाव? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, इस बात को समझिएगा। फ्लूइड फ्रिक्शन को मैकेनिक्स में नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते ही है रिजिड बॉडी के लिए। ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको प्यार से बोल रहे थे रिजिड फ्रिक्शन। और अगर और ज़्यादा इसके प्रति अगर प्यार बढ़ रहा था तो हम लोग बोल रहे थे ड्राई फ्रिक्शन। ठीक है ना। इतना क्रिस्टल क्लियर था। ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन के डिफिनेशन पढ़े थे और मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन के डिफिनेशन पढ़े थे। दोनों में एक रिलेशन देखे थे कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन था, एफ स्टैटिक था, वो बड़ा हो रहा था एफ काइनेटिक से। ठीक है ना। इतना हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए थे भाव? हंसते हंसते देखे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन भी दो टाइप के था। एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन और एक था आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक था भाव लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन भी अगर आपको अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो दो टाइप के मिले था। एक मिला था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। दिखाई पड़ रहा है ना ग्रीन कलर से? अच्छा, रिवीजन तो है। उसके बाद देखे थे भाव रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। इतना बात आपको समझ आ गया था। अब इतना बात समझते समझते खतरनाक चीज़ मिला था, औकात। लिमिटिंग फ्रिक्शन ही औकात था। क्या था? यही औकात था। इससे ज़्यादा कोई भी फ्रिक्शन की वैल्यू बड़ा नहीं होता, यानी सबसे बड़ा यही था। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कोई भी बड़ा नहीं था। ठीक है ना। हाँ, अब बात किया जाए थोड़ा सा कि यहाँ पे स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन था वह? तो हम लोग बोल रहे थे सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा था। क्या था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा था किससे? तो बोला कि रोलिंग से। किससे? तब रोलिंग से। चलो ठीक है ना। इतना बात आपको समझ आया था। यहाँ से ये बात समझ आया था कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से बड़ा है और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक से बड़ा है। ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ा कौन समझ आ रहा था? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर पता करने के लिए बात कर रहे थे तो इसको अगर छोड़ दिया जाए, ये बड़ा बाबू को छोड़ दिया जाए, तो हमको यही समझ आ रहा था बात को कि सारे चीज़ अल्फ़ाबेट के लेटर को फॉलो कर रहा था। देखो तो एस बड़ा है कि के? तो सर एस 19 पर आता है, के 11 पर आता है, यानी एस बड़ा है। ठीक है ना। हाँ, यानी जो अल्फ़ाबेट में बड़ा होगा वो फ्रिक्शन बड़ा, जो अल्फ़ाबेट में छोटा होगा वो फ्रिक्शन छोटा। देखो तो स्टैटिक एस 19, काइनेटिक के 11, यानी एस बड़ा है, यानी ये फ्रिक्शन बड़ा। ठीक है ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बड़ा होगा कि रोलिंग? तो स्लाइडिंग आता था 19 पर, एस यानी अल्फ़ाबेट के लेटर में 19 पर आता है और आर हमको 18 पर आता है। इसका मतलब हम कह रहे थे कि जो अल्फ़ाबेट में बड़ा वो फ्रिक्शन बड़ा, जो अल्फ़ाबेट में छोटा वो फ्रिक्शन छोटा। बात यहाँ तक आई थी कि सर लिमिटिंग की बात। लिमिटिंग औकात है, औकात से बड़ा कोई चीज़ नहीं होती है। चलिए, इतना बात क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। फ्लूइड फ्रिक्शन को यहाँ पे नहीं पढ़ना था। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते तो ओबियस है कि फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोग पूरा क्लियर समझते। लेकिन हम लोग सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, जिसको इंजीनियर मैकेनिक्स बोलते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, इतना रिवीजन क्रिस्टल क्लियर है। तब आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरे साथ। ठीक है ना। हाँ, तो आप लोग लिखिएगा लिमिटिंग। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा है क्या? है? बोल दीजिएगा। बोल कैसे देंगे सर? आपको समझ नहीं आता। थोड़ा कम कर दिए ब्राइटनेस, अब क्रिस्टल दिख रहा होगा। ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के इतना बार डिफिनेशन रटे हैं ना कि याद हो गया होगा। इतना बार बोलबे किए ना, औकात की एकदम मुंह पर आ जाना चाहिए। लिमिटिंग कुछ भूले चाहे ना भूले, नहीं सॉरी क्या बोलना चाहिए, क्या बोला गया? ठीक है ना। ये लिमिटिंग तो भूल ही नहीं सकते हैं, ये बोलने के लिए सोच रहे थे। ठीक है ना। थोड़ा सा ब्राइटनेस को ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ, देखिए तो इसके अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, ब्लू पेन किधर है, तो लिखेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन the maximum value of static friction is just over maximum value of static friction the maximum value of static friction is the maximum value of static friction is tendency to oppose the relative motion comma is known as limiting फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। एक पॉइंट यहाँ पे लिखाया जाता है कि reaching the limiting friction then होगा then body try to moves over another। जब लिमिटिंग तक पहुंच जाता है ना तो मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है ना। एक बात और यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन में कि लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। इसको पेशेंसली अभी देख लीजिए, इसको पूरा कॉन्सेप्ट आगे बताया जाएगा। ठीक है ना। लेक्चर लास्ट होता तो पता चल जाएगा। ठीक है ना। हाँ देखिए बड़ा आराम से इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा जो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। हाँ सपोज करिए कि ये कोई क्या है, सरफेस है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग किताबी कीड़ा बन रहे हैं, हम लोग अपनी दुनिया छोड़कर किताबों की दुनिया में आ रहे हैं ना। हाँ चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पर आपने क्या कर रहा है बाबूआ, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है बाबू, फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, इधर से। ठीक है ना। अब बताइए कि ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है जी, ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर आपने क्या कर रहा है बाबूआ, फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, देखो अब आदमी को नहीं बनाए, ऐसे ऐसे आदमी को बनाना नहीं अच्छा लगता है, इसलिए आदमी की जगह पर उसकी लाइन ऑफ एक्शन बना दो। मान लीजिए कि ये आदमी यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, F न्यूटन का। ठीक है ना। हाँ चलो F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो अप्लाइड फोर्स होगा कि नहीं होगा, तो सर जवाब दीजिए कि यस सर ये तो अप्लाइड फोर्स ही होगा। चलो F अप्लाइड होगा सर। अब बताओ कि हम मोशन किधर कराना चाह रहे हैं। अरे बताओ मोशन किधर कराना चाह रहे हैं, तो बउआ हम मोशन उधर कराना चाह रहे हैं, यानी मोशन की डायरेक्शन ये हुई। अगर मोशन की डायरेक्शन ये हुई तो सर फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, इसके अपोजिट में कहाँ पे लगेगा, तो कांटेक्ट पर। तो बताओ कांटेक्ट सरफेस ये है कि नहीं। ठीक है ना। देखो थोड़ा ऊपर दिखाएंगे ताकि फिगर गंदा ना हो। ये नहीं समझिएगा थोड़ा सा तिरछा ही लगता है, ऐसा नहीं, एकदम सटल लगता है उसके सरफेस पर। ठीक है ना। हाँ इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ अब बताओ ये फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे औकात। ठीक है ना। हाँ अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा जस्ट अगर मोशन करने की स्थिति में होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, औकात वाली फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ तो अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट तो हम ये बोलेंगे कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, F लिमिटिंग जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है ना। हाँ देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी है, अगर ये बॉडी है तो कुछ
कुछ ना कुछ एक मास होगा कि नहीं होगा। याद कीजिए आप इक्विलिब्रियम को, अगर कोई एम मास के बॉडी है, अगर कोई बॉडी का मास अगर एम है तो नीचे कितना फोर्स लगाएगा, नीचे कितना फोर्स लगाएगा, तो सर माजी लगाएगा। क्या लगाएगा, तो सर माजी लगाएगा, mg लगाएगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लगेगा, तो सर ऊपर लगेगा, क्या लगेगा ऊपर, तो सर ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा बाबू, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्या लगेगा, तो सर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगेगा, क्योंकि इस बॉडी को बैलेंस करके रखने के लिए लगेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। अब बताइए कि एफ लिमिटिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से क्रिस्टल क्लियर है। अब बताओ प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं बाबू, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हम लोग कोई कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को यहाँ पे बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, म्यू, म्यू इंटू एन, ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से इस चीज़ों को समझिए कि ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कभी भी कहीं भी कोनो सब्जेक्ट में अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेगा ना, तो आपको कांस्टेंट लगाना ही होगा, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं, इसको रीड करते हैं, रीड एज म्यू। क्या पढ़ते हैं भाव, म्यू, MEU, म्यू पढ़िए, ठीक है ना, म्यू, जिसको हिंदी में म्यू बोलते हैं, म्यू, ठीक है ना। हाँ, इसको म्यू से पढ़ते हैं, इसको क्या से पढ़ते हैं, म्यू से। और इसी को हम लोग, इसी म्यू को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इस म्यू को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए सीधा लिख देते हैं, ठीक है ना, ये वो विदेश जा रहा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको क्या बोलते हैं बाबूआ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो म्यू बराबर एफ लिमिटिंग बट्टा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। देखो तो म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको यहाँ से पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ भी फ्रिक्शन यहाँ से पता चल गया। क्या आया, एफ लिमिटिंग यानी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप डिफाइन कैसे करोगे, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कैसे करोगे, तो यही बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ, लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, बिहार बोर्ड वाला रेटियो पढ़ेगा, इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल force to the normal reaction of the body, उस बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या है भाव, रेशियो है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, देखिए तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के ये जो फार्मूला हुआ, देखिए तो इसका भी यूनिट क्या होगा सर, न्यूटन होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा सर, नॉर्मल रिएक्शन एक भी फोर्स है तो ये भी क्या होगा, न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, यानी हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, न्यूटन लेस क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी होगा, न्यूटन लेस बोलेंगे, अरे यूनिट लेस बोलो, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, न्यूटन लेस नहीं, इसको बोलेंगे यूनिट लेस। तो लिखेंगे इट इज यूनिट लेस, ठीक है ना, इट इज कैसा है, यूनिट लेस। अच्छा यूनिट लेस है तो यूनिट है तो डायमेंशन होगा, तो इसको आल्सो कह सकता है कि डायमेंशन लेस, तो इट इज यूनिट लेस, ठीक है ना। हाँ, न्यूटन लेस नहीं बोलना है, इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी।
अब जब यूनिट लेस क्वांटिटी होगा इसका मतलब कोई इसकी यूनिट नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, बड़े आराम से एक बात यहाँ पे रियलाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करके इसको इरेज कर देते हैं बउआ। चलो बहुत देखो आराम से समझ लेना है लिमिटिंग को, औकात को सीख रहे हैं बाबू। अभी जब औकात सीख लेंगे बढ़िया से ना तो फ्रिक्शन का कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो बात होता है औकात से ही। देखिए सर औकात से बाहर जा रहा है, देखिए सर ये बात औकात से ज़्यादा बोल रहा है, देखिए सर ये औकात से ज़्यादा पढ़ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, औकात से ज़्यादा पढ़ता है कोई, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो म्यू की वैल्यू होती है वो कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है ना। ये जो म्यू है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी जो म्यू की वैल्यू होती है ना वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इसीलिए जो म्यू की वैल्यू होता है, म्यू की वैल्यू तो लिखेंगे यहाँ पे नोट पॉइंट में, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज कितना होगा बाबू। चले आप लोग को बताना है, सोना कितना होगा, अरे बोलो, अरे जीरो से बड़ा म्यू की वैल्यू और 1 से छोटा होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। अच्छा, 0 के बराबर हो सकता है कि सर हाँ हो सकता है। कब होगा कि जब म्यू के वैल्यू 0 कब होगा और म्यू के वैल्यू 1 कब होगा, इस बात को आपको सोचना है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा म्यू क्या बताता है, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है बाबू, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा बताओ म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसकी कोई यूनिट है, तो नहीं सर, इट इज़ यूनिट लेस है। क्या है, यूनिट लेस है। इसको डिफाइन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं और ये यूनिट लेस है। अब बताइए कि सर अगर म्यू के वैल्यू 0 होगा तब क्या शो करेगा। अच्छा, म्यू के वैल्यू 0 कहने का मतलब क्या हुआ, म्यू के वैल्यू 0 कहने का मतलब, अब बताइए कि बड़ा आराम से समझिए। अगर आप सोच रहे हैं इफ अगर म्यू के वैल्यू 0 कब होगा, म्यू के वैल्यू 0, इस पर थोड़ा सोचिए, हम सोचने के लिए सिखा रहा है अभी। म्यू के वैल्यू 0 कब होगा, एफ लिमिटिंग बट्टा नॉर्मल ऐसा है, तो ये वाला वैल्यू 0 कब होगा। अच्छा, अगर ई वाला को 0 करे तो 0 होगा, तो नहीं सर, ये तो 0 नॉर्मल रिएक्शन हो ही नहीं सकता। यानी म्यू को 0 होने के लिए लिमिटिंग फोर्स यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होना होगा। यही तो बात समझेंगे। म्यू को बड़े आराम से देखिए हिंदी में लिख देंगे, म्यू को 0 होने के लिए म्यू को 0 होने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को 0 होना होगा। म्यू को 0 होने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को 0 होना होगा, यानी फ्रिक्शन की औकात ही 0 होना होगा। यानी फ्रिक्शन की औकात 0 कब होगा, जब उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, और वो तभी लग सकता है जब आपकी सरफेस पूरी तरह से क्या होगा, स्मूथ होगा। यानी जब आपकी सरफेस क्या होगा, जब आपकी सरफेस क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, स्मूथ होगा। क्या होगा, स्मूथ होगा। और जब पूरी तरह से जब आपकी सरफेस क्या होगा, स्मूथ होगा, तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या होगा, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, यानी उसको बोलेंगे फ्रिक्शन लेस सरफेस। क्या बोलेंगे, FR फ्रिक्शन लेस सरफेस। उस सरफेस पूरी तरह से अगर स्मूथ होगा तब उसको बोलेंगे फ्रिक्शन लेस सरफेस। और दुनिया के कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जिसमें फ्रिक्शन ना होगा। तो फ्रिक्शन लेस सरफेस क्या होगा, एक आइडियल होगा। क्या होगा, आइडियल होगा।
आइडियल हो गया कि एकदम ओकरा पर जीरो होगा, तो फ्रिक्शन लेस सरफेस को ही बोलते हैं आइडियल सरफेस। क्या बोलेंगे बाबू? आइडिया नहीं, आइडियल सरफेस। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया के कोई भी सरफेस फ्रिक्शन लेस नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं कि फ्रिक्शन लेस कह दिया, इसका मतलब सरफेस कैसा है? आइडियल है। अगर सरफेस आइडियल है, अगर सरफेस स्मूथ है, तो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगा? एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को आप पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जब सरफेस पूरी तरह से चिकन होगा, पूरी तरह से स्मूथ होगा, तो वहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगा। और जब लिमिटिंग फ्रिक्शन के जीरो कब हो रहा है? तो जब सरफेस आइडियल है। तो हम बोलेंगे कि इफ लिमिटिंग if coefficient of friction is if coefficient ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि when surface is स्मूथ, यानी बोल सकते हैं ब्रैकेट में आइडियल। अगर सरफेस आइडियल है, देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है ना? दैट इज, इसको लिखेंगे दैट इज म्यू इज इक्वल टू जीरो। दैट इज म्यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? हाँ, चलिए म्यू इक्वल टू जीरो कब होगा? इस बात को आप समझने में आप लोग दिक्कत जरा सा भी नहीं कीजिएगा। कब? जब आपकी सरफेस पूरी तरह से चिकन रहेगा, स्मूथ रहेगा, तब म्यू की वैल्यू क्या होगा? जीरो। क्या पूरी तरह से सब सरफेस चिकन होगा? नहीं, कोई सरफेस चिकन होवे नहीं करता, ये मान लिया है। आइडियलिटी इज जस्ट लाइक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, ये सोचा गया कंसेप्ट है, इसकी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है। ठीक है ना? तो इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। तो ये सारी चीज़ तो हम समझाने के लिए बात किया था, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है ना? हाँ, एकदम बड़े आराम से कॉन्सेप्ट से सीखने की कोशिश करेंगे, कोई अकबकाना नहीं। थोड़ी ना सेमेस्टर का एग्जाम कल है, कल भी रहेगा तो भी बना देंगे। कहाँ समझते? कल रहा था तो कल के जैसा पढ़ाते, चूँकि कल अगर सेमेस्टर एग्जाम रहता तो हम कल के जैसा पढ़ाते एग्जाम आइडिया। ठीक है ना? बिहार बोर्ड वाला तो नहीं, बिहार बोर्ड वाला एटम बम पढ़ता। ठीक है ना? एटम बम लेता है, और एक अंग्रेजी बोर्ड वाला जाम आइडिया लेता है। ठीक है ना? हाँ, कह रहा है कि वन कब होगा? तो वन कहने का मतलब क्या होता है ना, कि वो बॉडी कितना ही फोर्स लगा दो ना तो वो मूव नहीं करेगा। तो ये भी एक एकदम अनएक्सपेक्टेड केस है। ठीक है ना? तो ये केस और ये केस, ये दोनों अनएक्सपेक्टेड केस है। ठीक है ना? तो ये दोनों जो बाउंड्री है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करोगे कि ये म्यू की वैल्यू जीरो कब होगा? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जीरो कब होगा? जब सरफेस आइडियल होगा। सरफेस आइडियल कहने का मतलब क्या हुआ? सरफेस चिकन है। चिकन कहने का मतलब क्या होगा? सरफेस फ्रिक्शन लेस है। चलिए, इतना क्रिस्टल क्लियर होना ही चाहिए। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किन किन बात पर डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले या कभी कभी फ्रिक्शनल फोर्स बोले, फोर्स, हालांकि दोनों अलग चीज़ है, लेकिन आप लोग एज ए सेमेस्टर का स्टूडेंट होने के नाते दोनों अभी के लिए क्या समझिए, दोनों सेम समझिए। देखिए, आप लोग अभी बहस करने के लिए समय नहीं है। ठीक है ना? इस कोर कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि इससे आपकी लगभग एग्जाम के क्वेश्चंस बन जाएंगे। दोनों को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है ना? हाँ, दोनों का भी एक ही मतलब निकाल करके चलिए, सब जगह क्वेश्चन बनेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से मटेरियल का सरफेस बना हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। यानी पहला पॉइंट हम लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आप लोग एग्जाम में भी आएगा तो यही लिखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग दोनों को एक ही समझेंगे, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स दोनों डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे में अगर मान लिया जाए कोई ग्लास का बना हुआ, ठीक है ना, तो ग्लास का बना हुआ है तो वो ज़्यादा चिकन रहेगा, यानी उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगा। अगर कोई वुड का बना हुआ तो थोड़ा ओकरा से रफ होगा। कोई वुड के ना बन कर कोई और चीज़ का बना हुआ, मान लिया कि सॉइल का बना हुआ, थोड़ा ओकरों से रफ होगा, मट्टी का जगह बोलते हैं बउआ। ऐसे तो अलग अलग मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी डिपेंड कैसे करेगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, यहाँ से ये बात से पता चला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल different types of material have different, देखिए मीनिंग थोड़ा देख लीजिएगा बाबू, different value of coefficient of फ्रिक्शन, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरी बात करेंगे तो रफनेस पर भी डिपेंड करता है। मान लें कि एक ही मटेरियल है, एक ही शीशे का है, लेकिन एगो शीशा चिकन है और एगो शीशा रुखर है, तो उस पर भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। यानी हम बोलेंगे या फ्रिक्शनल फोर्स, या लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, काहे कि इंटरलॉकिंग ज़्यादा बढ़िया से बनेगा। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ सरफेस, कैसे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना ज़्यादा, अगर रफनेस जितना ज़्यादा, अगर कोई सरफेस का अगर रफनेस अगर जितना ज़्यादा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ऑफ भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। चलिए ये बात भी समझ आया, ठीक है ना। एक बात और होता है कि मास पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा अगर भारी रहेगा ना उतना ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास और वेट भी लिख सकते हैं, मास और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, या बॉडी बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बॉडी के मास और वेट पर भी डिपेंड करता है। एक जो सबसे खतरनाक पॉइंट, सबसे ज़्यादा बाजार में घूमने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बाजार में घूमने वाला क्वेश्चन है सरफेस एरिया वाला, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एकदम लाल से लिख रहे हैं, खतरनाक है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन does not depends on area of contact, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। मान लिया जाए, अभी इसको थोड़ा सा कहाँ पे हम जगह लें, उधर को थोड़ा इरेज कर दे, इधर को हाँ इरेज करते हैं, थोड़ा यहाँ पे जगह लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जगह लेते हैं, ठीक है ना। इसको आप छाप लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, थोड़ा इसको छाप लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक से ज़्यादा हो सकता है? नहीं,
1 से कम होगा 1 का बराबर, ये सब बेकार केस है, ठीक है ना। कोई बहस करेगा तो उसके लिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये वाला बात, ठीक है ना। हाँ चलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे में कि अगर मान लीजिए कोई ब्लॉक ऐसा है, ये कोई ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है और इस ब्लॉक का सरफेस एरिया ये है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ और इसको यहाँ से खींच रहे हैं तो इसका सरफेस एरिया तो ये वाला हो जाएगा। और कोई ब्लॉक ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, कोई ब्लॉक ऐसा है, ठीक है ना। हाँ कोई ब्लॉक ऐसा है, ठीक है ना। अब बताइए इसकी सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी सरफेस एरिया ये वाला हो जाएगी, ठीक है ना। ये नीचे वाला सरफेस एरिया ये वाला इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी, ये वाला इसकी सरफेस एरिया हो जाएगी। अब बताइए कि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा, इसकी सरफेस एरिया क्या है, या एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलिए, सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बोलिए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर इसको ए बोले और इसको बी बोले तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब बताइए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ए का ज़्यादा है कि बी का ज़्यादा है, तो देखने से पता चल रहा है कि सर बी का ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों सेम मटेरियल का है, अगर दोनों सेम मटेरियल का है और दोनों का मास भी क्या है, सेम है, दोनों का मास भी सेम है, तो इसकी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट चाहे कितना भी ज़्यादा होगा, आपको फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा, अगर 20 न्यूटन इसमें लग रहा है तो इसमें भी 20 न्यूटन लगेगा। कब? जब दोनों का मास सेम होगा और दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ होगा तब, ठीक है ना। इस बात को आप समझने के लिए एक यहाँ पे वीडियो क्लिप के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि एक ऊपर वाले जो पहला आपकी ये मतलब मटेरियल्स का बना हुआ है उसमें अगर खींच रहे हैं तो 20 न्यूटन पुल रिक्वायर हो रहा है, ठीक है ना। हाँ जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इस वाले जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट है, उसमें भी खींच रहे हैं तो आपकी 20 न्यूटन का पुल लग रहा है। दोनों को एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग है। लास्ट में एक कोन को आप देख पा रहे होंगे कि कोन को भी जब खींच रहे होंगे उसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी अलग है, लेकिन उसमें भी 20 न्यूटन का पुल की ज़रूरत पड़ रहा है। यानी तीनों ही फिगर से आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। हाँ इसीलिए ये पॉइंट को थोड़ा खतरनाक बताए हैं और ये एक्सपेरिमेंटली आपको इस एनालिसिस इस एनिमेशन से समझ आ रहा होगा। चलिए यहाँ तक आप लोग बर्दाश्त करके सीख लिए, अच्छी बात है, यहाँ तक बर्दाश्त करके सीखना ही था। अब हम लोग मूव करेंगे, वो आपकी है कौन सा चीज़ है वो, अब हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन की ओर, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन पर अभी हम थोड़ा बात करके मूव करते हैं, ठीक है ना। हाँ एक दो न्यूमेरिकल्स करा लेते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन पर थोड़ा इरेज कर देते हैं, पॉज करके कर दें, रुकिए पॉज कर देते हैं। इस करने के बाद अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से रिलेटेड है और उससे जज करेंगे कि क्या बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आइए एक प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, क्या है, सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है ना। सपोज करिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है ना, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर आपने फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। कितना न्यूटन का वो? 5 न्यूटन का, और 20 केजी मास का ये बॉडी है और इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन का। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है भाव? 0.2 है। अच्छा कोई यूनिट होगा? नहीं, कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस न्यूटन लेस था, ठीक है ना। तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या बॉडी मूव करेगा या नहीं। डज बॉडी मूव और नोट, ठीक है ना,
मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सब में सेम है, सिर्फ आपकी मतलब फिगर अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ, ये बॉडी अगर ऐसा है, ठीक है ना, और इसमें यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ से 20 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और ये बॉडी 50 kg का है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आपको है वो कितना है, वो 0.1 है। कितना है वो? 0.1 है। अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि डज बॉडी मूव और नॉट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और भी है, ऐसा दिया गया है यहाँ पे कि अगर कोई बॉडी ऐसा है और इस पर फोर्स लगाया जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगाया जा रहा है, और ये आपको है यहाँ से 60 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है इधर, ठीक है ना, इधर से खींचा जा रहा है, और इसकी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है। तब आपसे पूछ रहा है क्या बॉडी मूव करेगा कि नहीं। इसमें भी आपको 30 kg का ये मास है, और यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.3 गिवन है, ठीक है ना। हाँ, जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगा आप समझोगे कि सरफेस उतना ही रफ है, ठीक है ना। म्यू यही बताता है, जैसे जैसे म्यू की वैल्यू बढ़ेगा आप समझोगे कि सरफेस उतना ही ज़्यादा क्या है बउआ, रफ है, ठीक है ना। खैर इतना जब बना लीजिएगा तो आपको एक होमवर्क ग्रीन सिग्नल दे रहा है होमवर्क के लिए कि ये जो होमवर्क आपको है जो कि काम आएगा, आप बनाओगे, ठीक है ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, ऐसा, हाँ ऐसा। चलिए, यहाँ से आपको फोर्स इस तरह से लगाया जा रहा है, अब इधर से धक्का दे रहा है, पुशिंग नेचर का फोर्स है, और ये 40 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 न्यूटन है, और ये बॉडी 60 kg का है। तो 60 kg का है, क्या बॉडी मूव करेगा या बॉडी मूव नहीं करेगा जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ठीक है ना। इन जनरली आपको बुक में 0.1, 0.2, 0.3 ही दिया रहेगा, ज़्यादा इससे नहीं रहता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए पहले तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसकी औकात पता करेंगे कि औकात है कितना रोके के, इसकी औकात कितना रोकने का है, और औकात तभी पता चल सकता है बाबू, जब आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने आना चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा इस क्वेश्चन को टाइम लेकर के बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बॉडी मूव करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो सर औकात से पता चलेगा, और औकात का मतलब समझते हैं बाबू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का सर फार्मूला हम लोग अभी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बउआ? एफ लिम यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू पढ़े हैं म्यू इंटू एन, ठीक है ना। हाँ, एफ लिम बराबर म्यू इंटू एन। चलिए, आपको औकात पता करना है, म्यू गिवन है, गलती से अगर एन पता चल जाएगा, सर एन है क्या, तो सर नॉर्मल रिएक्शन है। अगर गलती से सर आप नॉर्मल रिएक्शन खाली बता दो ना, गुणमा करके हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ये गलती से अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगा, आप फटाक से लिमिटिंग निकाल लोगे और बता दोगे क्या मूव करेगा कि नहीं, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो आपको हमारी टारगेट हो गई एन निकालना। अब हम देखते हैं, क्वेश्चन पर मूव करते हैं और उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपकी थॉट थी, ठीक है ना। सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं तो देख रहे हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है ना। गिवन ये है अप्लाइड फोर्स गिवन है, अप्लाइड फोर्स क्या है गिवन है, ठीक है ना। अप्लाइड फोर्स गिवन है 5 न्यूटन, ठीक है ना। चलो ठीक है, वो भी सही है। चलिए, ब्लॉक का वेट कितना दिया हुआ है, ब्लॉक का वेट दिया हुआ है, वेट दे रखा है, वेट नहीं दे रखा, मास दे रखा है। चलिए, ब्लॉक का मास कितना दे रखा है 20 kg। अच्छा, मास 20 kg है। अब बताओ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है,
म्यू डायरेक्ट लिखिए ना बउआ, म्यू की वैल्यू कितना है तो 0.2 है। अब बताइए थोड़ा सा, अगर इसकी अगर FBD बनाने की कोशिश करें, अगर FBD नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं, ओकरे लपेट के बनाने की कोशिश करें। ये कोई ब्लॉक है, ये कोई क्या है, ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अच्छा ई वाला मास के वजह से, ई वाला मास के वजह से नीचे क्या लगेगा तो सर mg लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg लगेगा। चलिए बताइए m कितना है तो सर m है 20 न्यूटन। सर g कितना है तो सर g हम लोग बचपन से जानते हैं 9th क्लास में, तो सर 10 होता है, 9.8 होता है। जी एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी 9.8 होता है। हम जानते हैं कैलकुलेशन को सुविधा बनाने के लिए 10 लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कि हमको mg 200 न्यूटन का नीचे लगा रहा है, mg 200 न्यूटन का नीचे लगा रहा है। तो बताइए ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा रहा होगा तो सर 200 न्यूटन का ही तो लगाएगा। इसका मतलब सर 200 गुने 10 किए तो ये mg की वैल्यू निकल गया। mg की वैल्यू अभी नहीं निकालिए, तो यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिए। कितना निकाले, नॉर्मल रिएक्शन 200 न्यूटन आ गया। नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया, म्यू पता है, आप औकात निकाल सकते हो। एफ लिमिटिंग बराबर मी इंटू एन। क्या जानते हैं, बी नो दैट। चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। तो औकात पहले जान लो, तो औकात म्यू की वैल्यू 0.2 है, और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू यानी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको आ गया 200 न्यूटन। यानी कहने का मतलब फ्रिक्शन की औकात है 20 न्यूटन। कितना है, यानी एफ लिमिटिंग इसकी रोकने की औकात, फ्रिक्शन का मतलब होता है रोकना, और लिमिटिंग मतलब होता है मैक्सिमम रोकने की औकात। अच्छा, रोकने की औकात है 20 और आप लगा रहे हो 5। रोकने की औकात है 20 और आप लगा रहे हो 5। क्या आगे बढ़ेगा, तो जवाब आना चाहिए कि सर नहीं बढ़ेगा। काहे नहीं बढ़ेगा, चूँकि औकात है 20 रोके के और वो औकात से आप कम में फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगा। तो लिखेंगे बॉडी डज नॉट मूव। ठीक है ना, बॉडी डू नॉट मूव, डज नॉट मूव। काहे नहीं मूव करेगा, बॉडी डज नॉट मूव। काहे नहीं मूव करेगा, चूंकि मूव करने के लिए अप्लाइड फोर्स बड़ा होना चाहिए। किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, औकात से। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए बॉडी मूव नहीं करेगा। चलिए इस बात को आप एनालिसिस करोगे घर से खुद से, ठीक है ना। हाँ, एक बात और थोड़ा समझने की पूरा कोशिश करो, इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। क्या आप इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो, क्या ये 5 kg ना ले, 5 kg लिखिए, ठीक है ना, और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो सर कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले तो लिख देंगे सॉल्यूशन और उसके बाद बना देंगे फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, चलो अब डायरेक्ट देखिए, पहला क्वेश्चन था इसीलिए हम सब अलग अलग लिखे थे, अब हम डायरेक्ट इसी में देख करके बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा 5 kg है तो बताओ नीचे वेट कितना होगा, तो माजी यानी 5 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 50 न्यूटन का नीचे फोर्स लगाएगा। तो सर ऊपर बैलेंस कितना करेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो सर फटाक से लिखिए ना, आप इतना लेट काहे कर रहे हैं, 50 न्यूटन को ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, अच्छा फोर्स इधर से लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं ना, ये सर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का ना, 20 न्यूटन का। चलिए तो बताइए फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, तो सर इधर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग को ये जानना है कि फ्रिक्शन की औकात कितना है। अच्छा म्यू कितना दिया है 0.1। अब बताओ फ्रिक्शन की औकात जान लो, उसके बाद मोशन करा दो, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन की औकात जान लो, एफ लिमिटिंग
एफ लिमिटिंग यानी फ्रिक्शन की औकात जानो जी, फ्रिक्शन की औकात जानो। तो एफ लिमिटिंग बराबर क्या होता है फार्मूला, अरे लिखो बी नो दैट। अच्छा सर पहले गिवन लिख लो, पहले गिवन लिखो, बहुत आप उड़ रहे हो, पहले गिवन लिखो। अच्छा बताओ गिवन बराबर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो पहले लिखेगा, पहले दिखाई पड़ा म्यू यानी म्यू बराबर 0.1 है, ठीक है ना। दूसरा हमको दिखा क्या, अप्लाइड फोर्स दिखेगा, दूसरा अप्लाइड फोर्स दिखेगा, वो कितना दिखा 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना देखा 20 न्यूटन, ठीक है ना। अच्छा तीसरा दिखेगा नहीं अपनी आंखों से, मन की आंखों से दिखेगा, और मन की आंखों से देखना पड़ता है। अरे नीचे mg तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा बहुत, बोले 50 न्यूटन। कितना न्यूटन लगेगा 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे बी नो दैट, क्या जानते हैं बाबू, औकात। किसका औकात, तो फ्रिक्शन की। जानी जाए थोड़ा फ्रिक्शन की औकात कितनी है, यहाँ पे फ्रिक्शन की औकात म्यू इंटू एन है सर। चलिए म्यू कितना आया, अरे म्यू गिवन है सर 0.1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है बउआ, सर नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन है। कहने का मतलब ये हुआ यानी 5 न्यूटन आपकी औकात है रोकने की। एफ लिम कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी औकात हुई रोकने की 5 न्यूटन। कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। आपकी रोकने की औकात है 5 न्यूटन, और यहाँ पे फ्रिक्शन की रोकने की औकात है 5 न्यूटन। अरे रोकने की औकात है 5 न्यूटन और लगा रहे हैं कितना न्यूटन, 20 न्यूटन। मोशन होगा, यस सर होगा। चलो देख लो। अब बताओ रोकने की औकात है 5 न्यूटन और अप्लाइड फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। एकर मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला नहीं दिखा पड़ रहा, नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे रोकने की औकात है, अरे एफ लिम की वैल्यू 5 न्यूटन आ गया। रोकने की औकात है 5 न्यूटन और आप मोशन कराने की औकात है 20 न्यूटन। तो ये वाला बड़ा हो गया ना, तो ये वाला बड़ा होगा तो बॉडी चल पड़ेगा, यानी इस बॉडी में क्या होगा, मोशन होगा। क्या होगा, मोशन होगा, मोशन होगा। कैसे मोशन होगा, मोशन होगा कैसे, कहे कि एफ अप्लाइड जो है वो औकात से ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बाबू, रोकने की औकात से ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, तो देख लीजिए कि सर औकात है, इस अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन और औकात आई है 5 न्यूटन, तो बोडिया तो चलवे करेगा ना। चलिए ये 2 एग्जाम्पल से आपको ये समझ आ रहा होगा कि आप ये देख करके नहीं बता सकते हो, कुछ सोच करके बता सकते हैं कि कौन बॉडी मूव करेगा और कौन बॉडी मूव नहीं करेगा। कभी कभी के केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको केजी में ना देकर डायरेक्ट वेट में दे देता है, तो वेट में दे दिया तो और अच्छी की बात है, ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा ये भी देख लेंगे लास्ट में, ठीक है ना। हाँ अब बताइए कि यहाँ पे थोड़ी सी इसमें औकात जानी जाए, ये मूव करेगा कि नहीं रेड वाला से, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इतना को कर लीजिएगा कॉपी। देखिए न्यूमेरिकल्स है, एकदम पेशेंसली देखना है, कोई एक बकाना नहीं। आप लोग थोड़ा दिमाग, अगर इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे ढंग से तो आप लोग को तो ये बउआ लग रहा होगा, सर कुछ नहीं अपन बैठ के चलते नीचे भागेगा, एम जी नीचे लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेबे करेगा। बैलेंस करने के लिए दोनों कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक और कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया, कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करने लगाएगा, मोशन के अपोजिट में लगाएगा, बस मोशन के अपोजिट में लगा रहा है फ्रिक्शन। आप दोनों को देख लीजिए, औकात रोके वाला के ज़्यादा है तो रुकल रहेगा, अगर रोके वाला का औकात कम है तो बॉडी चल पड़ेगा। बस इतना ही तो बात है, ज़्यादा कुछ नहीं, बात कम है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, सीखना ज़्यादा है, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपके स्क्रीन पर 2 और एग्जाम्पल बच चुके हैं और ये दोनों ही एग्जाम्पल को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। पहले तो आप ये करोगे कि इसको सबसे पहले तो FBD बनाने की कोशिश करोगे। चलो इंक्लाइन फोर्स है, अब क्या करोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग है,
इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग है, लेकिन ये भी बनेगा। देखो सबसे पहले जो आपको गिवन है उस कैसे पता चलेगा, आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस फिगर की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये आपकी सरफेस है, ये आपकी बॉडी है। अच्छा बताओ 30 kg है ना, बताओ नीचे कितना लगेगा, तो 30 दहा का 300 न्यूटन लगेगा। चलिए बताइए 30 न्यूटन एन हो गया। चलिए बताइए नॉर्मल किधर लगाएगा, तो सर इधर नॉर्मल लगाएगा। अब बताओ नॉर्मल इधर लगाएगा। अब यहाँ तक तो क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे फोर्स कैसा है, इनक्लाइन है, तो इसको तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ दो इसको। अब बताओ कि जब ऐसा फोर्स है बाबू, अरे लाल कलर से है, अब बताओ बउआ ये आपकी है 60 न्यूटन और यहाँ पे 30 डिग्री का इंक्लाइनेशन है। तो बताओ एक कंसेप्ट बताए थे, इसकी दो कंपोनेंट में हंसते हंसते तोड़ो ना। अरे एक इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। अरे सटा कोस हटा साइन, सटा कोस हटा साइन, तो यहाँ पे बोलेंगे 60 कॉस 30 डिग्री और यहाँ पे बोलेंगे 60 साइन 30 डिग्री। अब बताइए कि क्या ये 300 न्यूटन के क्या नॉर्मल अकेले बैलेंस कर रहा है कि दो को मिल करके कर रहा है, तो सर जवाब आंसर सर दो को मिल करके कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं, उसके बाद गिवन लिख सकते हैं। और गिवन में पहला बात तो हमको दिखाई पड़ता है सर म्यू की वैल्यू 0.3। अब बताइए म्यू की वैल्यू 0.3 यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोलो कितनी है, तो बोला सर म्यू है। म्यू की वैल्यू कितना है, 0.3 है। चलो इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। चलिए बात तो क्रिस्टल क्लियर है सर। अब आगे का चीज़ करें, आगे आपको अब टारगेट है नॉर्मल निकालना। और ये नॉर्मल रिएक्शन के लिए एक इक्वेशन आएगा n + 60 साइन 30 डिग्री बराबर 300 न्यूटन आएगा। अब ऐसा आया, लेकिन हमारी टारगेट है नॉर्मल निकालना का है कि फ्रिक्शन की औकात तभी पता चल सकता है जब आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता है और नॉर्मल रिएक्शन पता है, तभी आप फ्रिक्शन की औकात पता कर सकते हो। अदरवाइज कोई चारा नहीं, आप बेचारा रहोगे। चलो n बराबर निकाल लो। n बराबर आ जाएगा 300 न्यूटन माइनस इधर प्लस में उधर जाकर क्या होगा 60 साइन 30 डिग्री। अब बताइए 300 न्यूटन इधर है, 60 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती। देखो हमारा कैलकुलेशन करना था ना, इसीलिए आसान दे दिए, वरना मुश्किल वाला देते हम, ठीक है ना। हाँ चलो यहाँ से यहाँ ये कितना हुआ 30 न्यूटन हुआ। कितना न्यूटन हो गया 30 न्यूटन, 30 हो गया। अब यहाँ से ये घट जाएगा तो यानी 270 न्यूटन नॉर्मल आ गया। चलो नॉर्मल कितना आ रहा है, अरे नॉर्मल कितना लगा रहा है, नॉर्मल लगा रहा है सर 270 न्यूटन बैलेंस कर रहा है। बाद बाकी के 30 न्यूटन कौन बैलेंस कर रहा है, तो 30 न्यूटन ये फोर्सवा बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है ना। हाँ अच्छा बताइए, अरे फोर्स इधर नहीं लग रहा है तो बताओ फ्रिक्शन इधर ना लगेगा। इस बात को आप समझिए। तो अब यहाँ पे इस बात को समझने के लिए आप एक काम करोगे कि यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से लिखेंगे बी नो दैट। क्या जानते हैं, तो सर औकात जानते हैं किसका, तो फ्रिक्शन का। एफ लिम बराबर म्यू इंटू एन। अब बताइए, अब आपको ये बताना है कि सर औकात जानने के लिए 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, और दोनों ढंढना दिए हैं। बताओ कितना हो जाएगा 27 और 7 3 दूनी 6 और 1 7। देखो तो क्या सही अपन लिख दिया 0 10 71 न्यूटन आ गया। यानी फ्रिक्शन के रोके के औकात है 71 न्यूटन, और आप कितना फोर्स लगा रहे हो 60 कॉस 30। आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स का प्रभाव कितना पड़ रहा है, तो
अप्लाइड फोर्स का प्रभाव पड़ रहा है 60 cos 30 डिग्री, ठीक है ना। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 60 से कम में आएगा, इसका मतलब हम बोलेंगे एफ अप्लाइड आपको हम एफ अप्लाइड कम हो रहा है किससे, औकात से। किससे कम हो रहा, औकात से। तो क्या बॉडी मूव करेगा, तो नहीं मूव करेगा है कि औकात ज़्यादा आवर हो गया। औकात से ज़्यादा फोर्स होता तभी मूव कराता, नहीं तो नहीं। इस बात को आप समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी उसको स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ लगाते हैं। अगर आप देख रहे थे कि 5 न्यूटन का फ्रिक्शन आ रहा था और 20 न्यूटन का आप अप्लाइड फोर्स लगा रहे थे, एफ अप्लाइड लगा रहे थे, तो बताओ अगर मोशन होता तो एक्सेलरेशन भी होता, तो एक्सेलरेशन कितना होता। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते, तो इतना माइनस इतना बटा टी, ठीक है ना। तो यानी टाइम गिवन रहता तो 20 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन बटा टी कर देते, डेल्टा टी कर देते, तो आपको एक्सेलरेशन भी निकल जाता प्रीवियस क्वेश्चन में। तो हालांकि डिप्लोमा सिलेबस में एक्सेलरेशन नहीं पढ़ना है और ना ही पूछेगा, लेकिन गलती से टाइम दे देगा तो एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। यहाँ तक आप कर लो फिनिश। एक होमवर्क के तौर पर ये रहा और दूसरे होमवर्क के तौर पर आप लोग को ये रहा, ये आपकी सरफेस है और यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का वेट का बॉडी है और इधर से लगा रहा है 50 न्यूटन और इधर से आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.015 है, ठीक है ना। और आपसे इसमें पूछ रहा है कि डज बॉडी मूव और नोट, ठीक है ना। इस बात को आपको, ये होमवर्क है, ये एक होमवर्क और एक 2 होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएंगे। आज का क्लास इतना ही। अगले दिन आपको चलेगा अगले दिन आपको चलेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आज की क्लास इतना ही।